हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में दिल खोल के स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा लेक्चर क्या है, आप देख रहे होंगे थंबनेल पर क्या लिखा है, वेरियस एक्टिविटीज एंड रिलेटेड क्रॉप्स, फसल से संबंधित विभिन्न क्रियाएं। तो टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले दो बातें आपसे करेंगे। अभी तक आपको दो क्लासेस मिल गए हैं, किस बेस पे, टीजीटी और पीजीटी के बेस पे। आप उसका रिस्पांस भी खूब दिए हमें, और आपकी जो पेड क्लासेस हैं वो 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इंक्वायरी भी जो आप लोग कर रहे हो, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 18 तारीख तक आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करिए, फिर हम आपको 18 तारीख के बाद से सारी क्लासेस पेड कोर्स के रूप में आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। और जो चैनल हमारा विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले। बाकी टेलीग्राम जो चैनल हमारा है विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे डेली क्विज मिलते हैं आपको, उससे आपकी तैयारी क्या होगी और इम्प्रूव होगी। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने ग्रुप में, जिससे कि हर बच्चा इंजॉय कर सके इस टॉपिक के साथ। तो चलिए बातें ज्यादा ना करके काम की बातें की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वेरियस एक्टिविटीज एंड रिलेटेड क्रॉप्स, फसल से संबंधित विभिन्न क्रियाएं। खेती करते हो, खेती करके प्रोडक्शन कर पाते हो, तो इसके बीच में बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं जिससे कि किसान को क्या होता, फायदा होता। आज हम उस क्रियाओं पर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं पहली क्रॉप कौन सी हमारी, धान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो पूछा जाता है कि धान फसल कैसी है, तो भारत की धान्य फसल है। अगर बात करेंगे किसकी, भारत की धान्य फसल कौन सी है, आपकी धान। लेकिन विश्व की धान्य फसल कौन सी हो जाती है, गेहूं हो जाती है। कौन हो जाती है, गेहूं। तो यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है, राइस मिलिंग। दूसरा टर्म क्या है, पर बॉइलिंग, बुशनिंग और हॉलिंग परसेंटेज, ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। बहुत पढ़ते हो कि राइस में हॉलिंग परसेंटेज कितना होता है, 66% होता है। कहने का मतलब जो धान का दाना होता है उसमें जो छिलका निकलता है, जो उसका राइस निकलता है, चावल निकलता है, दोनों को अनुपात को ही क्या कहते हैं, हॉलिंग परसेंटेज कहते हैं। कहने का मतलब 66% आपका दाना हो गया तो 33% क्या हो गया, भूसी। दोनों में रेशियो पूछ लिया जाता है कितना होता है, 2:1, 2 अनुपाते या 2:1 का होता है, 2:1 का होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि धान में भूसी और दाने का अनुपात क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, 2:1 का होता है, ठीक है। देखिए वो पूछने के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर भाई चावल और भूसी पूछ लिया तो 2:1, अगर भूसी चावल पूछ लेगा तो 1:2। ये डिपेंड करेगा पूछने के बेस पर, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब कहोगे कि जो छिलका होता है, ठीक है, क्या छिलका होता है, छिलका बना किसका होता, लीमा प्लस पेलिया का बना होता। कहोगे लीमा और पेलिया क्या होता, जब राइस कल्टीवेशन पढ़ाएंगे वहां पे सारी चीजें बताएंगे। यही लीमा पेलिया क्या करता है, उसके इंडोस्पर्म को कवर करके रखता है, जो कि किसका काम करता है, सीड कोट का काम करता है। बात समझ गए कि नहीं, चलिए इतना आप समझ गए होंगे। बुशनिंग क्या होती है, बुशनिंग बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। बुशनिंग पूछा जाता है कि बुशनिंग कब करते हैं, तो स्टैंडिंग क्रॉप में करते हैं। कब करते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप में, मतलब खड़ी हुई फसल में करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, क्रॉस जुताई करते हैं। क्रॉस जुताई क्या होती है, एक बार इधर से जुताई कर दिए, एक बार इधर से जुताई कर दिए, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप में क्या करते हैं, बुशनिंग करते हैं। और किस राइस में करते हैं, अपलैंड राइस में करते हैं। कब करते हैं, किस में करते हैं, अपलैंड राइस में करते हैं। अपलैंड राइस में कौन सी सोइंग करते हैं, डायरेक्ट सोइंग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, वहां पे ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते, रोपाई नहीं करते हैं। अपलैंड कल्टीवेशन कहां पे यूज किया जाता है, जहां पे कम पानी होता है, ठीक है, जहां पे ड्राई लैंड एरियाज होते हैं, जहां पे कम पानी होता है, वहां पे अपलैंड राइस कल्टीवेशन किया जाता है। तो अपलैंड राइस कल्टीवेशन में क्या करते हैं, बुशनिंग करते हैं। जब ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो उसी के बीच में जो क्रॉस जुताई की जाती है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बुशनिंग कहते हैं। तो बुशनिंग के फायदे क्या हो जाते हैं,
क्या हो जाता है बताइए, वीड कंट्रोल होता है, खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, और क्या होता है भाई, पर्कोलेशन बढ़ जाता है, मतलब पानी क्या होगा अंदर जाएगा, क्यों नहीं तो जब मृदा कठोर होगी तो क्या होगा, रन ऑफ हो जाएगा। और क्या होता है उसमें जो माइट्स जो फंगस वंगस लगते हैं उस पे कंट्रोल पाता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बुशनिंग के फायदे क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, वीड को कंट्रोल करता है, खरपतवार को कंट्रोल करता है। तो आपसे पूछा जाएगा बुशनिंग किससे संबंधित है, क्या कहोगे, राइस से। किस राइस, अपलैंड, जो ऊंची मृदाओं में राइस की खेती करते हैं। करते क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप में उसकी जुताई करते हैं फील्ड की, ठीक है। चलिए बात करेंगे पर बॉइलिंग की। देखिए पर बॉइलिंग एक प्रोसेस होता है। पर बॉइलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, ब्राउन राइस बनाते हैं। क्या, ब्राउन राइस, भूरा चावल, ठीक है, आप खाए भी होंगे, और ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का जो चावल होता है वो किस प्रोसेस से बनता है, पर बॉइलिंग। पर बॉइलिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि वहां पे विटामिन B12 की अधिकता की जाती है, बनाई जाती है, साइनोकोबालिन की अधिकता हो जाती है। करते क्या है भाई, पहले एक ठंडा पानी लेते हैं, ठीक है, ठंडा पानी कितना रहेगा, उसका टेम्परेचर लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उस पानी में क्या करेंगे, धान को भिगो देंगे। धान को भिगोने के बाद क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद लगभग 3 से 4 घंटों के लिए क्या करेंगे, उसको बॉयल कर देंगे। किससे भाई, आगोग से कर देंगे। तो उसमें पानी रहेगा, उसको बॉयल कर देंगे। उस बॉयल के लिए टेम्परेचर कितना होता है, 100 से 120 डिग्री सेल्सियस। पर बॉइलिंग राइस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, पर बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होगा, 100 टू 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितने घंटों के लिए करते हैं, 3 से 4 घंटों के लिए करते हैं। किसी किसी बुक में 4 से 6 भी लिखा है, ठीक है, लेकिन इसी डाटा को अच्छा माना जाता है। 3 से 4 घंटों के लिए उस राइस को गर्म पानी में क्या करते हैं, उबाल देते हैं, ठीक है। उबालने के बाद होता क्या है, देखिए आप अगर राइस मिलिंग देखे होंगे, जब राइस मिलिंग होती है तो पहले गांव में होता था वो देसी विधि से, ठीक है, 2 लेडीज बैठ जाती थी, हमारे साइड ऐसे पहाड़ुआ बोला जाता था, उसी से ऐसे ऐसे चलाया जाता था। तो उसका सेल निकल जाता था, छिलका निकल जाता था, तो जो चावल प्राप्त होता था ये कुछ गंदा दिखने में लगता था, ठीक है, गंदा दिखने में लगता था। बाद में ठीक है, छोटी मशीन आई राइस मिल, उससे भी राइस मिलता था तो थोड़ा गंदा रहता था। लेकिन आजकल जो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, देखिए एकदम व्हाइट कलर की राइस को बाहर निकालता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि जो ये इंडोस्पर्म होता है ना छिलके के नीचे, तो छिलके के नीचे इंडोस्पर्म होता है, इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लेयर। उस लेयर का क्या नाम है, लिख लो, एरिलोन लेयर। क्या होती है, एरिलोन लेयर। वो एरिलोन लेयर किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। इसमें विटामिन B1 की अधिकता होती है। क्या होती है, विटामिन B1 की अधिकता होती है। जब आप गर्म करते हो ना, वही एरिलोन लेयर क्या होता है, राइस के इंडोस्पर्म में क्या होगा, मिल जाएगा। जब राइस के इंडोस्पर्म में मिल जाएगा तो किस कलर की हो जाएगी, पूरा राइस किस कलर का हो जाएगा, ब्राउन रंग का हो जाएगा। तो पर बॉइलिंग प्रोसेस में वही एरिलोन लेयर को उसके इंडोस्पर्म में मिलाने के लिए हम पर बॉइलिंग प्रोसेस करते हैं। तो आपसे यही पूछा जाता है कि पर बॉइलिंग राइस से बना चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन B12 पाई जाती है, ठीक है। उसके लिए कितना टेम्परेचर देना चाहिए, 100 से 120 डिग्री देना चाहिए, ठीक। कितने घंटों के लिए भाई, 3 से 4 और 4 से 6 दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन बेस कर दीजिएगा। और पूछा जाता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हाइड्रोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा ब्राउन राइस या भूरा चावल किससे बनाया जाता है, तो आप क्या कहोगे, पर बॉइलिंग राइस से। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। राइस मिलिंग क्या होता है, देखिएगा, राइस मिलिंग उसके सेल को रिमूव करना, उसके छिलके को रिमूव करना क्या कहलाता है, राइस मिलिंग कहलाता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अपलैंड राइस क्या होता है, लोलैंड राइस क्या होता है, ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। अपलैंड राइस, लोलैंड राइस, पॉलिशिंग और पडलिंग, ये सब प्रोसेस पूछा जाता है। देखिए अपलैंड राइस,
अपलाइंड राइस वो होता है जो ऊपरी मृदा में धान की खेती करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या करते हैं, सीड को ब्रॉडकास्ट करते हैं, क्या करते हैं, हल के पीछे सोइंग करते हैं। तो पूछा जाता है अपलैंड राइस में ही बुशनिंग करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था जहां पे पानी की कमी होती है वहां पे डायरेक्ट सोइंग करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, अपलैंड राइस खेती कहते हैं, ठीक है। और पूछा जाता है लो लैंड राइस खेती किसको कहेंगे, जहां पे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, क्या, जहां पे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जहां पे पानी की अधिकता होती है, निचली मृदा की धान, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, निचली मृदा की, और उसको क्या कहेंगे, ऊपरी मृदा की, ठीक है। तो लो लैंड का मतलब यही हुआ जो निचली मृदा पे खेती कर रहे हैं। निचली मतलब जहां पे पानी की अधिकता है, जब पानी की अधिकता होगी तो क्या करेंगे, वहां पे ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दोनों विधि से खेती कर रहे हो तो किसमें वीड अधिक निकलेगा, तो वीड किसमें अधिक निकलेगा, अपलैंड में अधिक निकलेगा। लो लैंड में वीड नहीं निकलते, खरपतवार नहीं निकलते, कम निकलते, क्यों, क्योंकि वहां पे पानी की अधिकता होती है तो वीड को निकलने नहीं देता। क्यों नहीं निकलने देता, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वीड कैसे निकलेगा। आप अपने गांव में देख लीजिए जहां पे पानी अधिक रहता है वहां पे वीड कम निकलता है। अपलैंड में पानी की कमी होती है लेकिन मॉइस्चर की कमी नहीं होती, वहां पे पानी मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होगा, पानी इकट्ठा नहीं रहेगा, लेकिन मॉइस्चर वहां पे रहेगा, मृदा नमी रहेगी। तो इस वजह से अपलैंड में क्या होता है, वीड खूब निकलते हैं, खरपतवार खूब निकलते हैं। पॉलिशिंग क्या होती है, ठीक है, देखिए वही मैंने कहा ना, जब छिलका हटा दिए, ठीक है, राइस के ऊपर से, तो क्या हो गया, राइस मिलिंग, ठीक है, दोनों के रेशियो को क्या हो गया, हलिंग परसेंटेज। अब देखिए, अब जो एलिलोन लेयर अभी हटा रहे थे, ब्राउन कलर की लेयर ऊपर से हटा रहे थे, उसी को हटाने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिशिंग कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे व्हाइट राइस मिलता है। कौन सा राइस मिलता है, व्हाइट राइस मिलता है, व्हाइट राइस मतलब सफेद चावल मिलता है। तो पॉलिश परसेंटेज कितना होता है, 2% होता है, ते भी लिख लीजिएगा। आप अपने गांव में देखे होंगे जब राइस मिलिंग विलिंग कराए होंगे धान का, तो वहां पे पॉलिश निकलता है, तो पॉलिश का पैसा लेता है जो निकालने वाला आता है। तो ये सब चीजें आप जानते होंगे। तो कितना पॉलिश परसेंटेज होता है, 2%। पडलिंग देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। देखिए पडलिंग, जब हमें ट्रांसप्लांटिंग करना होता है, ट्रांसप्लांटिंग के पहले, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग रोपाई के पहले जो हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस क्या करते हैं, पानी, मृदा और खरपतवार को आपस में मिला देते हैं, या पानी, सॉइल, मृदा और जो हरी खाद होती, तीनों को मिलाना ही क्या कहलाता है, पडलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पडलिंग कहलाता है। तो पडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसमें, राइस में। पूछा जाता है पडलिंग का प्रोसेस कब करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग के पहले करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मतलब जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए। और क्यों करते हैं, जैसे कि क्या ना, जल उपयोग क्षमता क्यों बढ़ेगी, जब पडलिंग कर दोगे तो एक लेयर पतली बन जाएगी ऊपर, तो पानी का रिसाव अच्छे से नहीं होगा नीचे। जब पानी लगा रहेगा तो वहां पे क्या होगा, राइस की खेती अच्छी होगी। और क्या होता है, वीड को रिमूव करने के लिए, और क्या होता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब पोषक तत्वों की वहां पे उपलब्धता क्या होती है, बढ़ जाती है। मेनली अगर एनपीके में पूछा जाए, एनपीके में पडलिंग करने से किसकी अधिकता बढ़ जाती है, किसकी बढ़ जाती है, फास्फोरस की अधिकता बढ़ जाती है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगली क्रॉप हमारी क्या है, मूंगफली। क्या है, मूंगफली। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला क्या लिखा है, पेगिंग, दूसरा क्या लिखा, पॉपिंग, तीसरा क्या लिखा, अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना। तो ये तीनों प्रोसेस इससे खूब पूछे जाते हैं, आप एक एक करके देखिएगा। पेगिंग की बात आती है, आप बहुत पढ़ते हो, पेगिंग अवस्था कब आती है, 55 से 60 दिन, ठीक है, DAS, ठीक है, डेज आफ्टर सोइंग। बुआई के 55 से 60 दिन बाद पेगिंग अवस्था आती है। कहीं कहीं आपको 50 से 60 भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर में कुछ वेरिएशन मिलेगा, आप कुछ और बुक पढ़ते हो, तीसरा कोई और पढ़ता है, तो एक एग्जैक्ट डाटा अगर बात करोगे ना, तो आप एवरेज ऐसे याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन बेस पे सही होंगे, ठीक है। नहीं कहीं कह दो कि सर जी हम तो 50 से 60 देखे हैं, तो बेटा अगर 50 से 60 आप देखे वो भी आपका सही है, ठीक है। तो पेगिंग अवस्था कितने दिन बाद आती है, बुआई के
55 से 60 दिन बाद आती है। चलिए अब बताते हैं पेगिंग अवस्था क्या होती है। आपको अच्छे से पता है कि ये क्या हो गया, मूंगफली का प्लांट हो गया। क्या हो गया, मूंगफली का प्लांट हो गया। इस पे क्या लगे होते हैं, फूल फल पत्तियां लगे होते हैं। फल की बात ना करो, बस फूल की बात करो, ठीक है। और इसमें कौन सा रूट पाया जाता है, आप जानते हो ट्रैप रूट पाया जाता है, ठीक है। टैप रूट पाया जाता है, मूसला जड़ें पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली है। अब देखते होंगे ये इसका क्या हो गया, मान लीजिए फ्लावर हो गया। क्या हो गया, फ्लावर हो गया। फ्लावर तो प्लांट के ऊपर लगता है, मतलब उसके पत्तियों के आसपास, उसकी टहनियों पर लगता है, लेकिन इसका फल आप देखते होंगे जमीन के अंदर लगता है। लेकिन आज तक आपने क्या पढ़ा है कि भैया जहां पे फल लगेगा वहीं पे, सॉरी, जहां पे फूल लगेगा वहीं पे फल लगेगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, फूल लग रहा कहां, मतलब पत्तियों के आसपास, उसके ऊपरी भाग पर, लेकिन फूल कहां लग रहा, ऊपरी भाग पर, लेकिन फल कहां लग रहा, जमीन के अंदर। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई ना। अब जो गड़बड़ी हुई इसके बारे में देख लो क्या कैसे हुआ। देखिए, जो जहां पे फूल पाया जाता है, क्या, जहां पे फूल पाया जाता है, इसके बारे में देख लो, ठीक है। जहां पे फूल पाया जाता है, एक मिनट, जहां पे फूल पाया जाता है, ठीक है, उसके लेटरल भाग पर, क्या, उसके लेटरल भाग पे बात कर लो। मान लीजिए ये फूल है, क्या है, ये फूल है। इसका एपिकल भाग ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, लेटरल भाग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इसका लेटरल भाग हो जाएगा कि नहीं। इसके लेटरल भाग पर एक टिश्यू पाया जाता, ऊतक पाया जाता। क्या पाया जाता है, ऊतक पाया जाता। उस ऊतक का नाम क्या है, लिख लीजिएगा, मरिस्टेमेटिक टिश्यू होता। क्या होता है, मरिस्टेमेटिक टिश्यू होता। ये अब भाई देखिए, कोई चीज बना है वो ऊतक से ही तो बना है। अगर हम आप बने हैं तो ऊतक से बने। ऐसे प्लांट के अंदर जो सारी चीजें बनती है किससे बनती है, ऊतक से। ये मरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, गाइनोफोर का निर्माण करता है, ठीक है। क्या, गाइनोफोर का निर्माण करता है। लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल के लेटरल मतलब पीछे वाले भाग पर क्या पाया जाता है, मरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ये मरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, गाइनोफोर का निर्माण करता है, जो कि एकदम नुकीला होता है और टाइट होता है, मतलब हार्ड होता है। ये गाइनोफोर क्या होगा, नीचे की तरफ वृद्धि करेगा, ठीक है। क्या होगा, नीचे नीचे की तरफ वृद्धि करेगा। यही गाइनोफोर सॉइल में पेनिट्रेट करेगा, मतलब सॉइल के अंदर जाएगा। सॉइल के अंदर जाके क्या करता है, ये पेग का निर्माण करता है। क्या, पेग का निर्माण करता है। यही पेग बाद में क्या बनाता है, पॉड बनाता है। इसी पॉड के अंदर क्या बनता है, कर्नल, मतलब उसका दाना बनता है। इतना प्रोसेस बनने में कितना समय लगता है, 55 से 60 दिन का समय लगता है, ठीक है। पेगिंग समझ गए होंगे। पेगिंग में जैसे जैसे मैंने आपको बताया यही सारी चीजें होती हैं। तो पूछा जाता है कि पेग का निर्माण कौन करता है, तो गाइनोफोर, ठीक है। या पॉड का निर्माण कौन करता है, पेग, ठीक है। गाइनोफोर का निर्माण कौन करता है, मरिस्टेमेटिक टिश्यू। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक टर्म और है, पोपिंग। पोपिंग देखते हैं क्या होता है। देखिए, पोपिंग की बात करेंगे तो पोपिंग जो लास्ट में पॉड बना था, तो पोड के अंदर क्या मैंने बताया था, कर्नल ऐसे होता। मान लीजिए यही इसका पोड है, ठीक है। अगर पॉड के अंदर कर्नल नहीं बना हो, ठीक है, पॉड के अंदर अगर दाना का विकास नहीं हुआ, उसके फली में दाना का विकास अगर नहीं हुआ है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पोपिंग कहते हैं। तो पोपिंग क्यों होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से पोपिंग होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो आप क्या दोगे, जिप्सम दे दोगे। क्या, जिप्सम दे दोगे। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोपिंग किससे संबंधित है, मूंगफली पोपिंग क्यों होता है, कैल्शियम की कमी से। पोपिंग होता क्या है, मतलब उसकी फली में दानों का ना बनना, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाना का आप समझते हो भाई, जहां पे प्लांट है जिस रो में, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये क्या है, ये रो है, इसमें हम प्लांट लगाए हैं, ठीक है। एक प्लांट ये लगा है, दूसरे रो में लगा, तो इधर की मिट्टी इधर चढ़ाते हो, इधर मिट्टी इधर, तो यही क्या हो जाता है, अर्थिंग अप हो जाता है, ठीक है। तो मिट्टी चढ़ाना, जब मिट्टी चढ़ाते हैं उसी को अर्थिंग अप कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे क्या, मक्का के, ठीक है। मक्का में एक हो गया डिटेसलिंग, ठीक है, डिटेसलिंग, थिनिंग और सिल्किंग, ये सब
क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जानते हो मक्का के एक पौधा होता है जो इसके ऊपरी पार्ट पर जीरा पाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, यही टेसल होता है। क्या होता है, टेसल होता है, ठीक है, क्या होता है, टेसल होता है, ठीक है। जहां पे भुट्टा लगता है, जहां पे भुट्टा लगता है उसका कोब लगता है, वहां पे क्या होता है, सिल्क होता है। बात समझे कि नहीं? तो सिल्क का निकलना, फीमेल फ्लावर का निकलना क्या कहलाता है, सिल्किंग, ठीक है, और मेल फ्लावर का निकलना क्या कहलाता है, टेसलिंग, ठीक है। रिमूवल ऑफ टेसल, मतलब टेसल को रिमूव करना क्या कहलाता है, डीटेसलिंग। अब कहोगे सर जी जरूरत इसकी क्या पड़ती है टेसल को रिमूव करना? देखिए अभी जब मेज का कल्टीवेशन पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे बेबी कॉर्न, ठीक है, जो कि सैलेड में यूज किया जाता है, मिक्स वेज बनाने में यूज किया जाता है, सब्जी बनाने में यूज किया जाता है, उसमें मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। जब आपको बेबी कॉर्न का डेवलपमेंट करना होता है तो वहां पे डीटेसलिंग प्रोसेस से ही किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पोलिनेशन जो होता है वो एक सप्ताह में कंप्लीट होता है। पोलिनेशन जैसे ही स्टार्ट होगा 2 से 3 दिन में इसके टेसल को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने से क्या होगा, वहां पे अनडेवलप्ड कॉब का निर्माण होगा, मतलब कॉब का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। उसपे तो ऐसे कॉब होती है उसपे लाइनिंग तो बन जाती है लेकिन उस लाइनिंग पर सीड नहीं बने होते। आप देखे होंगे पैकेट में 2 4 5 पीस सब्जी वाला रख के बेचता है, काफी महंगा भी बेचता है, ठीक है। तो वही होता है बेबी कॉर्न। तो बेबी कॉर्न बनाने के लिए क्या किया जाता है, डीटेसलिंग किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे थिनिंग। तो थिनिंग ऑपरेशन भी किया जाता है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बिल्लीकरण, ठीक है। देखिए प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, प्लांट पॉपुलेशन समझते हो ना, पौधों की जनसंख्या मेंटेन करने के लिए, और प्लांट टू प्लांट दूरी मतलब पौध से पौध की दूरी, रो से रो की दूरी मेंटेन करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं। बुआई के 15 से 20 दिन बाद थिनिंग करते हैं। अलग अलग क्रॉप में कहीं आपको 20 से 25 भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। एक अभी जैसे आपको गन्ना में भी हमें ये चीजें बताएंगे, ठीक है। तो आप बस ये याद रखिएगा थिनिंग क्या होता है, पौधों की पौध से पौध और रो से रो की दूरी मेंटेन करने के लिए, प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। मेज ऐसा प्लांट है, नॉन टिलर प्लांट होता है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, अभी याद आ गया। मक्का को क्या कहते हैं, नॉन टिलर प्लांट, मतलब इसमें टिलरिंग नहीं होता। सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन इसी में होता है। सॉइल इरोजन जानते हो ना, मृदा का कटाव सबसे ज्यादा किस फसल में होता है, इसी में होता है। चलिए आगे चलते हैं, कपास की बात करेंगे। क्या, कपास की बात करेंगे, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। चलिए कपास इंपॉर्टेंट फसल है, ठीक है। फाइबरस क्रॉप जितनी भी होती रेशा वाली, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है कौन सी, आपकी कपास। तो पहला क्या आता है, टॉपिंग। टॉपिंग देख लीजिए क्या होता है, क्योंकि आप जानते हो ये क्या है, मान लीजिए कपास का पौधा है, इसकी ये क्या है, ब्रांचेज है, ठीक है। टॉपिंग मतलब क्या होता है, ऊपरी भाग को काट देना, ठीक। और इसका जो इकोनॉमिक पार्ट होता है क्या होता है, फाइबर। क्या होता है, फाइबर होता है। रेशा होता है। रेशा कहां पे लगेगा भाई, उसके बोल जहां पे उसका फल होगा। उसका फल कहां लगता है भाई, ब्रांचों पे लगता है। कहां पे लगेगा, ब्रांचों पे लगेगा। जो ब्रांच निकली हुई, जो शाखाएं निकली है वहीं पे लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपरी भाग मतलब एपिकल पोर्शन काट के रिमूव कर देते हैं। क्यों करते हैं, जब प्लांट का एपिकल पार्ट, ठीक है, यहाँ पे एपिकल बड होता है। क्या होता है, एपिकल बड होता है, ठीक है। एपिकल बड में क्या पाए जाते हैं, एपिकल डोमिनेंट पाए जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, एपिकल बड में एपिकल डोमिनेंट पाए जाते हैं। इस एपिकल डोमिनेंट में क्या होता है, ऑक्सिन नामक हार्मोन्स होता है। क्या होता है, ऑक्सिन नामक हार्मोन्स होता है। ये ऑक्सिन हार्मोन्स क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब ग्रोथ करता है, एपिकल भाग को बढ़ाएगा, मतलब ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो यही ऑक्सिन हार्मोन्स को हटाने के लिए एपिकल बड को रिमूव करेंगे। जब वहां पे ऑक्सिन रहेगा ही नहीं तो एपिकल ग्रोथ होगी नहीं। जब एपिकल ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट की सारी एनर्जी कहां जाएगी, लैटरल ग्रोथ में जाएगी, मतलब बगल निकल जाएगी। जब बगल जाएगी तो बगल पे उसका फल पाया जा रहा है। फल के अंदर क्या होते हैं, रेशा होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हो जाएंगे और लंबे लंबे हो जाएंगे। इसी वजह से टॉपिंग करते हैं। बात समझ गए ना, चलिए आगे देखते हैं। तो सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है।
जिनिंग परसेंटेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जिनिंग परसेंटेज की बात करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जिनिंग और डिलिंटिंग, यहाँ पे एक चीज और लिखा है, क्या? डिलिंटिंग। डिलिंटिंग क्या होता है? देखिए एक सीड होता है, किसका? कॉटन का। तो इसके ऊपर छोटे छोटे रेशे लगे होते हैं, ठीक है, और एक खूब बड़े बड़े लगे होते हैं, ठीक है, क्या? खूब बड़े बड़े लगे हैं, ठीक है। इस बड़े रेशे को क्या कहते हैं? लिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंट। ये जो छोटा वाला, इसको क्या कहेंगे? फज कहेंगे। क्या कहेंगे? फज कहेंगे। FUZZ, फज कहेंगे, ठीक है। जब बड़ा वाला रेशा हम रिमूव कर लेते हैं तो सीड के ऊपर वो छोटे छोटे वाला रेशा लगा रहता है, ठीक है, लगा रहेगा और बाद में हमें दिक्कत करेगा। दिक्कत क्या करेगा? हम बता रहे हैं, यही सीड हम यूज करते हैं कहां पे? बोने में। करेंगे कि नहीं? ये सीड था, इसी के ऊपर छोटे छोटे रेशा लगा है, ठीक है, हम इसको यूज करेंगे बोने में। तो ये क्या करेगा? रेशा अपने बगल वाले सीड से क्या होगा? चिपका हुआ होगा ऐसे, ठीक है। तो एक जगह एक नहीं 4 सीड गिर जाएंगे तो प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन नहीं हो पाएगी, जर्मिनेशन ज्यादा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो वहां पे क्या होगा? प्रोडक्शन हमारा बेकार हो जाएगा, ठीक है। इस रेशे को, फज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? डिलिंटिंग करते हैं। कैसे करते हैं? देखिएगा 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर पानी लेंगे, ठीक है, उसमें 10 ग्राम क्या डाल देंगे? H2SO4 डाल देंगे, ठीक है। H2SO4 अगर 10 ग्राम डाल के पानी में इसके सीड को उसमें डाल दोगे आप, तो ये सारे फज क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे। तो आपका सीड कैसे मिलेगा? एकदम चिकना चिकना मिल जाएगा, फिर बोने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पूछा जाता है डिलिंटिंग किससे संबंधित है? कपास से। डिलिंटिंग किससे करते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? H2SO4 से। डिलिंटिंग होता क्या है? रिमूवल ऑफ फज, मतलब फज को सीड से हटाना क्या कहलाता है? डिलिंटिंग कहलाता है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोग फूल पचक रहे होंगे कि हम तो कुछ और पढ़े हैं। भैया वो भी सुन लो। जैसे जब बीज उपचार करते हो, क्या करते हो? बीज उपचार करते हो, ठीक है। बीज उपचार जब करते हो, सीड ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट जब करते हो तो वहां पे भी डिलिंटिंग प्रोसेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बोल वर्म इंसेक्ट इसका था, ठीक है, वो किसके ऊपर अटैक डाल करता? उसी बोल के ऊपर मारता, उसके फल के ऊपर। जब फल के ऊपर अटैक करेगा तो उसका फल क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा, होगा कि नहीं? तो उस इंसेक्ट का लार्वा इसके आसपास पड़ा रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सीड पाए जाते हैं। तो सीड के ऊपर वो लार्वा चिपके रहते हैं। क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं। जब चिपके रहेंगे तो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब उसको फील्ड में यूज करेंगे, वो कंडीशन पाएगा फेवरेबल, मॉइस्चर पाएगा, सारी एनर्जी पाएगा, फिर से लार्वा क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा तो हमारे फसल को बर्बाद कर देगा, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट के लिए जो H2SO4 हम यूज कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? डिलिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलिंटिंग कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे हमारे हिसाब से, ठीक है। चलो अब देखिए जिनिंग परसेंटेज क्या होता है, खूब पूछा जाता है। कितना होता है? 34% होता है। कितना होता है? 34%। कोई कोई जिनिंग पढ़ता, कोई कोई गिनिंग भी पढ़ता है, ये भैया आपके ऊपर है, ठीक है। जिनिंग और गिनिंग एक ही होगा, नहीं तो आप कह दो सर जी हम तो और पढ़े थे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जिनिंग का मतलब क्या होता है? देखिए ये आपका क्या हो गया? सीड। एक होता है सीड कॉटन, ठीक है, क्या होता है? सीड कॉटन। एक होता है कॉटन सीड, लिख लेना। एक होता है सीड कॉटन, एक होता है कॉटन सीड। दोनों में डिफरेंट क्या है? आप दुकान पे जाते हो, समझना, दोनों आप दुकान पे जाते हो, क्या कहते हो? कॉटन का सीड दे दो कि सीड कॉटन दे दो? आप कहते हो कि क्या कहते हो? बिल्कुल सही बोल रहे हो, कॉटन का सीड दे दो। अगर कॉटन सीड की बात आएगी तो सीड की बात होगी, ठीक है। किसकी बात होगी? सीड की बात होगी। अगर सीड की बात होगी, मतलब सीड कॉटन की बात होगी, तो क्या होगा? लिंट प्लस सीड की बात होगी। किसका होगा? लिंट प्लस सीड, क्योंकि उसके सीड के ऊपर ही लिंट लगा होता है, ठीक है। तो इस पूरे वजन को क्या कहेंगे? सीड कॉटन कहेंगे। इसके बीज के वजन को क्या कहेंगे? कॉटन सीड कहेंगे। समझ गए होंगे आप।
इतना समझ गए ना। अब आगे देखिए हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा कि जो कॉटन सीड है और सीड कॉटन है, तो आप लिख लीजिएगा किसका, लिंट का कुल वजन, मतलब उसके रेशे का कुल वजन, ठीक है। मान लीजिए ये सीड था, इसी के ऊपर क्या लगा है, लिंट लगा है, क्या लगा है, लिंट लगा है कि नहीं। तो ये जो लिंट हम निकाल लिए, मतलब वही तो रेशा हुआ, तो रेशे का कुल वजन, ठीक है। अब नीचे लिख लो सीड कॉटन का कुल वजन, सीड कॉटन का कुल वजन इंटू 100, ठीक है। अब जितना भी इस रेशे का वजन होगा, मान लीजिए कितना हुआ 34%, ठीक है, कितना हुआ 34 ग्राम हो गया, ठीक है। और नीचे वाला तो 100% होगा ही, इसका पूरा वजन कितना होगा 100 होगा कि नहीं, इंटू 100 कर दोगे तो 100 कट जाएगा तो 34 बचेगा कि नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, जिनिंग परसेंटेज। तो जिनिंग परसेंटेज का फार्मूला जो होता है यही होता है कि रेशे का कुल वजन बटे सीड कॉटन का कुल वजन भागे, ठीक है, गुड़े 100। बात समझ गए नहीं। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा कि रेशे का कुल वजन बटे सीड कॉटन का कुल वजन और इंटू 100, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका जिनिंग परसेंटेज। तो जिनिंग परसेंटेज का मतलब सर जी यही हो गया कि जितना रेशा आपको मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, जिनिंग कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, जूट की बात करेंगे। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्या लिखा है, रेटिंग, यहां पे हम चर्चा करेंगे रेटिंग, बहुत पूछा जाता है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप जूट की हार्वेस्टिंग करते हो, किसकी, जूट की हार्वेस्टिंग करते हो, तो आप क्या करते हो, जूट की हार्वेस्टिंग करोगे, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसकी पत्तियां को हटाओगे, हटाने के बाद बंडल बना लोगे, बना लिए कि नहीं। इस बंडल को ले जाते हो पानी में डुबो देते हो, ठीक है। जो पानी में डुबोया जाता है, कितने गहराई तक डुबोया जाता था, आप लिख लीजिएगा लगभग 1 मीटर तक। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करोगे तो 60 से 90 सेंटीमीटर तक, लगभग 90 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं, उसको डुबो देते हैं, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं। जब डुबोते हैं तो कहां डुबोते हैं, पानी में। तो पानी का टेम्परेचर ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। 34 डिग्री जब सेल्सियस होगा, लगभग 12 से 16 दिन में रेटिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। क्या होगी, अगर 34 डिग्री तापमान है पानी का, तो 12 से 16 दिन में रेटिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर पानी का टेम्परेचर मान लो कम है, तो रेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑन एवरेज माना जाता है 8 से 30 दिन में रेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा किसके, पानी के टेम्परेचर पर, ठीक है। अगर पानी का टेम्परेचर 34 है, जो कि ऑप्टिमम माना जाता है रेटिंग के लिए टेम्परेचर, तो वहां पे 12 से 16 दिन में रेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और अगर टाइम टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है तो समय भी कम ज्यादा लगेगा। तो ऑन एवरेज 8 से 30 दिन में रेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये रेटिंग प्रोसेस होता क्या है, आप जानते हो, ये इसका स्टेम होता है, इसके स्टेम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छाल पाए जाते हैं। वो छाल में क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है। उसी के बीच में रेशा होता है। तो रेशा को लूज करना, ठीक है, लूज करना क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है। अब इसके अंदर फंगस काम करते हैं, माइक्रोबियल प्रोसेस से होता है। ये सब क्वेश्चन बनेगा जब जूट क्रॉप पढ़ाएंगे, सारी चीजें वहां पे एक एक करके हम बताएंगे। इतना आप समझ गए होंगे जूट से, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए उसके ऊपर क्या लिखा है, स्ट्रिपिंग, ठीक है। ये सब भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। स्ट्रिपिंग क्या होता है, अब रेटिंग कर दिए, क्या कर दिए, रेटिंग कर दिए, तो उसके बंडल को पानी से बाहर निकालते हो, ठीक है। बाहर निकालने के बाद क्या करोगे, फिर उसके जो फाइबर को, ठीक है, जो उसके स्टेम से फाइबर लगे हैं, तो उस फाइबर को हटाना, उस फाइबर को निकालना उसके जो उडी स्टेम से, ठीक है, उसे उसके उडी स्टेम से फाइबर को अलग करना क्या कहलाता है, स्ट्रिपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रिपिंग कहलाता है। अब देखो रिबोनिंग क्या होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। रिबोनिंग प्रोसेस अपने यहां नहीं, चाइना में यूज किया जाता है और
यूएसए में यूज किया जाता है, ताइवान में यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो जूट का पौधा था, ठीक है, कि पौधा था, उसकी मैंने हार्वेस्टिंग किया, हार्वेस्टिंग करने के बाद वो ग्रीनिंग स्टेज पर इसके सेल को निकाल लेते हैं, सेल मतलब इसके छिलके को निकाल लेते हैं। छिलका जब निकाल लोगे तो उस छिलके का बंडल बनाएंगे, छोटा छोटा बंडल बना के छोटे से मतलब टप में किसी अपने घर में ही वही प्रोसेस पानी के अंदर आप कर दोगे। जो ये छिलका निकाल के पानी में डुबो रहे हो इसको रिबोनिंग कहेंगे। अगर उडी स्टेम के साथ छिलका लगा है उसके उडी स्टेम को और छिलके को दोनों को साथ कर दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, रेटिंग हो जाएगा। ये 3 टर्म आपके जूट से है। चलिए आगे चलते हैं, तंबाकू की बात करेंगे। तंबाकू में भी यही चीज यहाँ पे दिया है, टॉपिंग, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। टॉपिंग का काम वही होता है कि इसके एपिकल ग्रोथ को रोकना। कैसे रुकता है, एपिकल बड में एपिकल डोमिनेंट पाए जाते हैं। इस एपिकल डोमिनेंट में क्या पाए जाते हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये क्या करता है, एपिकल ग्रोथ करता है। ऑक्सिन हार्मोन को निकालने के चक्कर में पूरा एपिकल बड को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तब जब ये रिमूव हो जाएगा तो कौन सी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, लैटरल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बगल वाली, ठीक है। बगल वाली जब ग्रोथ स्टार्ट होगी तो सारी एनर्जी कहां जाएगी, बगल में। तो बगल में जो चीज रहेगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी, अच्छी होगी। तंबाकू में कौन सी यूज करते हैं, कौन सा भाग यूज करते हैं, हमारा इकोनॉमिक भाग कौन सा है, उसका लीफ है, क्या है, उसका लीफ है। तो लीफ कहां पे होती है, बगल में होती है। तो पत्ती की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉपिंग करते हैं। क्या करते हैं, टॉपिंग करते हैं। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया था टॉपिंग, ठीक है। जब टॉपिंग आप करते हो ना, उसी के बगल में छोटे छोटे ऐसे पौधे निकलते हैं, आप देखे होंगे। जब कोई चीज काट देते हो ना, उसी के नीचे से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, शक्कर टाइप की एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं ना, इसको हटाना क्या कहलाता है, डीसकरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डीसकरिंग कहलाता है। अब भाई अगर यहाँ पे निकलेगा तो प्लांट की एनर्जी लेगा कि नहीं। अब प्लांट की जब एनर्जी लेगा तो ये क्या होगा, इसकी पुअर क्वालिटी होगी ना। तो पुअर क्वालिटी से बचने के लिए, बड को निकलने मतलब नया बड निकलने से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, डीसकरिंग कर देते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग क्या है, सुखाने की विधि है। जो पत्तियां हमें प्राप्त हुई, किसकी, तंबाकू की, तो तंबाकू की पत्तियां जब हमें प्राप्त होगी उसको हमें सुखवाया जाता है, ठीक है। तो जो सुखवाने की विधि होती है उसी को क्या कहते हैं, क्यूरिंग। 4 विधियां हैं, हवा रचाई विधि, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, फायर विधि, एक एक करके जब आपको तंबाकू पढ़ाया जाएगा वहां पे सारी चीजें बताई जाएगी। आप इतना समझ गए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, पत्तियों को सुखाने की विधि को क्या कहते हैं, क्यूरिंग। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर को रिमूव करना क्या कहलाता है, मतलब उसकी पत्ती से मॉइस्चर को रिमूव करना क्या कहलाता है, क्यूरिंग कहलाता है। बात तो एक ही हुई ना, पत्ती कब सूखेगी, जब उसमें से मॉइस्चर निकलेगा। तो दोनों बात एक ही हुई। प्राइमिंग क्या होता है, पियर्सिंग क्या होता है। देखिए प्राइमिंग, जो तंबाकू की हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती, 2 विधियों से की जाती है। एक प्राइमिंग से करते हैं, एक स्टॉक कट मेथड से करते हैं। किससे, स्टॉक कट मेथड से करते हैं। स्टॉक कट मेथड क्या होता है कि प्लांट को एक ही बार में काट के अलग कर लिया जाता है, जैसे गेहूं है, गेहूं की हार्वेस्टिंग कैसे करते हो, एक ही बार में करते हो ना। तो जो तंबाकू एक ही बार में काट लिया जाए उस मेथड को क्या कहेंगे, स्टॉक कट मेथड कहेंगे। समझ गए कि नहीं। और तंबाकू में क्या किया जाता है, तंबाकू में ऐसा किया जाता है, नीचे से पत्तियां जैसे मैच्योर होती हैं उस पत्तियों को हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। मान लीजिए 2 पत्ती मैच्योर हुई, इसको तोड़ के अपने घर लाए, फिर 4 दिन बाद गए 2 पत्ती और मैच्योर हुई, वो भी तोड़ के लाए। जो इस टाइप में तुड़ाई की जा रही, हार्वेस्टिंग की जा रही, इसी को क्या कहेंगे, प्राइमिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमिंग कहेंगे। पियर्सिंग क्या होता है, चलिए देखिएगा। पियर्सिंग एक टर्म आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन सुन लो। हमने आपको टॉपिंग के बारे में बताया ना, टॉपिंग के बारे में मैंने क्या बताया, ऊपरी भाग को रिमूव कर दो। पियर्सिंग में क्या किया जाता है, मान लीजिए प्लांट है, इसके अपर पार्ट पर ना
छिद्र कर दिए जाते हैं, होल कर दिए जाते हैं। होल करने से क्या होगा, इसका टिश्यू डैमेज हो जाएगा, तो एपिकल ग्रोथ नहीं होगा। तो पियर्सिंग भी संबंधित है किससे, तंबाकू से। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, और मजा आपको आ रहा होगा। तो सारी चीजें आपके लेवल की जा रही भैया जी, आप लोग पूरा सपोर्ट करो, बाकी तो मैं अपना काम 100% करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, चाय। देखो, चाय की बात करेंगे, क्यूरिंग के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, क्यूरिंग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, अभी हमने बताया था। ठीक है, निपिंग क्या होता, खुटाई करना। चाय पत्तियों में क्या किया जाता है, उसकी पत्तियों को खुटाई की जाती है, वही होता है निपिंग। चने की बात कर लो, निपिंग, यहां पे देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए निपिंग क्यों करते हैं, निपिंग की बात आएगी, ये है चना का पौधा। ठीक है, निपिंग और टॉपिंग एक ही है। ठीक है, दोनों में एक ही समझ लेना। तो जो इसका एपिकल बड होता है, ऊपरी भाग होता है, उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, निपिंग या टॉपिंग कहलाता है। क्यों किया जाता है, मैंने आपको बता दिया था, एपिकल बड को रिमूव करना। एपिकल बड को क्यों रिमूव किया जाता है, वहां पे एपिकल डोमिनेंट पाया जाता है। उस एपिकल डोमिनेंट में क्या पाया जाता है, ऑक्सिन पाया जाता है। जब ऑक्सिन को रिमूव कर दोगे तो एपिकल ग्रोथ होगी नहीं। और जो चने में फलियां लगती है, वो कहां लगती है, बगल वाले में लगती है, लगती है नहीं, जो बगल शाखाएं निकली हुई हैं, तो यहाँ पे फलियों की संख्या, शाखाओं की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो आपसे पूछा जाता है निपिंग कब करते हैं, किस समय करते हैं, बुआई के लगभग 30 से 40 दिन बाद करते हैं। किससे करते हैं, बुआई के 30 से 40 दिन बाद करते हैं। ठीक है, उस समय प्लांट की हाइट कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कमर्शियल पर्पस पर अगर आपको निपिंग करना है तो किससे करेंगे, टीबा एक केमिकल होता है, इससे कर देते हैं। लिख लीजिएगा, क्या, टीबा। तो टीबा का स्प्रेइंग लगभग 75 ppm का स्प्रेइंग कर देंगे। पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, तो 75 मिलियन का टीबा, TIBA, इसका स्प्रेइंग कर दिया जाता है कमर्शियल पर्पज पर। तो हम क्या हो जाएगा, फिर वहां पे पौधा हमारा जो चना का पौधा होता है, उसकी एपिकल ग्रोथ रुक जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आलू की बात करेंगे, किसकी, आलू की बात करेंगे। अर्थिंग अप मैंने बता दिया था। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अर्थिंग अप। तो पूछा जाता है कि अर्थिंग अप कब करते हैं। वैसे आलू में अर्थिंग अप एक ही करते हैं, लेकिन कहीं कहीं दो करते हैं। दो कहां पे करते हैं, जहां पे मिट्टी हार्ड होती, थोड़ी कठोर होती, वहीं पे 2 बार करते, नहीं तो एक ही बार करते हैं। तो पूछा जाता बुआई के कितने दिन बाद मिट्टी चढ़ाने का काम किया जाता है, तो मिट्टी चढ़ाने का काम लगभग 30 से 35 दिन में कर देते हैं। बुआई के लगभग 30 से 35 दिन में अर्थिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। अर्थिंग अप करने से क्या होता है, ट्यूबर का डेवलपमेंट अच्छा होता है, मतलब उसके कंद का डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। डिहाल्मिंग एक टर्म दिया है, इसका क्या मतलब होता है, जब आलू की हार्वेस्टिंग करते हो, जब उसकी खुदाई करते हो, खुदाई के लगभग 7 से 10 दिन, लगभग 1 सप्ताह पहले, जो उसके ऊपरी ग्रीन पार्ट होता है, मतलब ऊपर का हरा भाग होता है, उसको फील्ड से रिमूव कर दिया जाता है। फील्ड से रिमूव करना क्या कहलाता है, डिहाल्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डिहाल्मिंग कहलाता है। आप समझ गए होंगे। चलिए, टमाटर से रिलेटेड एक टर्म यहाँ पे लिखा है, क्या, स्टॉकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और खूब पूछा जाता है। स्टॉकिंग मतलब सहारा देना। क्या करते हैं, जानते ही हो, जो टमाटर का पौधा होता है वो बड़ा कमजोर होता है। ठीक है, सकुलेंट टाइप का होता है, हार्डी तो होता नहीं है। ठीक है, उसका उडी स्टेम तो होता नहीं है, और वहां पे फ्रूट कितना लगते हैं आप जानते हो, फल बहुत सारे लगते हैं। एक टमाटर में कितने फल लगते हैं, बहुत सारे, मतलब 20-20, 25-25 फल लगे रहते हैं। तो वो क्या करता है, फल का वेट, जो उसका वजन होता है, उसको संभाल नहीं पाता है, तो फल को लेके आराम से लेट जाता है। कहां पे, जमीन पे। जब जमीन पे लेट जाएगा तो जमीन में जानते ही हो बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, बहुत सारे फंगस रहते हैं, जो कि प्लांट को भी बर्बाद करते हैं और फ्रूट को भी बर्बाद करते हैं। जब फसल हमारी गिर जाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छा नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा नहीं तो बेचारा खाना नहीं बना पाएगा, तो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा, तो उसका ऑलरेडी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इस सब चीजों से बचने के लिए क्या करता है किसान,
किसान कर देता है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब सहारा दे देता, मतलब यहाँ पे मान लीजिए क्या है, टमाटर का प्लांट है, इसी के बगल में एक डंडा गाड़ के इसी में बांध दिया जाता है। तो अब लेकिन अब इतना सारा प्लांट लगाओगे, कितने डंडे गाड़ोगे? तो आजकल फार्मर क्या करता है, मान लीजिए इस पे आप क्या कर दिए, प्लांट की रोपाई कर दिए, यहाँ पे एक पोल बनाए, यहाँ पे एक पोल, इसमें तार बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तार बांध दिया जाता है। अब यहाँ पे प्लांट निकलेगा मान लीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे प्लांट निकला, इसके ऊपर आप तार ले गए हो, ठीक है, यहाँ पे रस्सी बांध के या धागे से बांध के इस ऊपर वाले तार में क्या करोगे, बांध दोगे, तो इससे आपका प्लांट गिरेगा नहीं, उसको एक सहारा मिल गया है। आप देखे होंगे जहां पे कमर्शियल खेती होती है टमाटर की, उसके ऊपर बहुत सारे तार आपको दिखते हैं, उसी तार में बांध दिया जाता है सूत से, रस्सी से, वही क्या कहलाती, आपकी स्टॉकिंग कहलाती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। लूपिंग क्या होता है? लूपिंग रिज का, ठीक है, जब चारे वाली फसल है, लूसर्न, ठीक है, बहुत अच्छी फसल है, इसके बारे में पढ़ाएंगे जब कल्टीवेशन आएगा। तो लूपिंग पूछा जाता है, चारे वाली फसल की ना ऊपरी भाग को जब काटते हैं, काट के उसको खिलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपरी भाग में मान लीजिए उसका फ्लावर लगा, उसका सीड लगा है, तो हमारा जानवर खाता नहीं है, तो क्या करते हैं, ऊपरी भागों को काट देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। केला देख लीजिएगा, केला, ठीक है, केला की बात आ गई तो एक एक चीजें देखते हैं। केला की बात आ गई, यहां पे देखते हैं, प्रोपिंग हो गया, क्या हो गया, प्रोपिंग हो गया, डीसकरिंग हो गया और डी नवेलिंग हो गया। देखिए क्या होता, प्रोपिंग मतलब सहारा देना। जब इसमें फल लगता है, आप देखते होंगे जब फल लगता है तो क्या करता है फार्मर, फल दो बांस की बल्ली लाता है, ऐसे करके उसके फल के पास सहारा दे देता है, कि नहीं? इसी सहारा देने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रोपिंग कहते हैं। डीसकरिंग क्या होता है, समझिएगा, जब केला एक बार फल दे देता है ना, तो ये दोबारा फल नहीं देता है, तब दोबारा ये क्या करता है, अपने बगल नई शक्कर निकालता है, ठीक है, अपने बगल क्या करता है, नई शक्कर निकालता है, बाद में वही शक्कर से हम क्या करते हैं, नया जनरेशन तैयार करते हैं, नई तरीके से खेती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना शक्कर निकले इस केले के पास, पुराने केले के पास जितना भी शक्कर निकलता है, वहां पे दो शक्कर को छोड़कर, समझना, दो शक्कर को छोड़कर बाकी शक्कर को हटाना ही क्या कहलाता है, डीसकरिंग कहलाता है। आप कहोगे गुरुजी ये क्यों बता रहे हो कि दो छोड़ के बाकी हटा दो? बेटा ये माना जाता है जो एक केला है, ये दो शक्कर को अच्छे से लालन पालन इसका कर सकता है। अगर दो से ज्यादा शक्कर हो जाएगा यहाँ पे, तो तीनों शक्कर की क्वालिटी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक गिलास दूध है, आपके घर में 3 बच्चे हैं, तो तीनों का भी पेट नहीं भरेगा, लेकिन एक बच्चा होता तो उसका अच्छे से पेट भर जाता कि नहीं? वही चीज है, इस केले के पास इतनी एनर्जी है कि वो दो शक्कर को अच्छे से पाल पोस सकता है, तो 2 से अधिक शक्कर को काट के अलग कर दिया जाता है। ठीक है, साल भर में कितनी बार डीसकरिंग करते हैं? 2 बार करते हैं, 6 मंथ के इंटरवल पर, 6 महीने के अंतराल पर 2 बार डीसकरिंग करते हैं, और दो शक्कर बना देना चाहिए, बाकी काट के अलग कर देना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, डीसकरिंग कहते हैं। इतना आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है डी नवेलिंग। ये क्या होता है? देखिए केला का पौधा होता है, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे फ्रूट लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं कि नहीं? इसी के नीचे देखते होंगे एकदम डार्क कलर का, कुछ रेडिश टाइप का होता है, चुकंदर का कलर का होता है, ऐसे फ्लावर लगे होते हैं, उसी में पत्ते लगे होते हैं कि नहीं? ये क्या होता है? मेल फ्लावर होता है। क्या होता है? मेल फ्लावर होता है। तो भाई अब तो फ्रूटिंग हो गई ना, अब इसका काम क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। अब ये अगर इसमें जुड़ा रहेगा तो जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट पानी इससे लेता रहेगा। किसके हिस्से का लेगा? इस फल के हिस्से का लेगा। तो जब पॉलिनेशन अच्छे से हो जाए, फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, उसके बाद ये मेल फ्लावर को काट के क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है। यही मेल फ्लावर को रिमूव करना क्या कहलाता है? डी नवेलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डी नवेलिंग कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सूरजमुखी की। सूरजमुखी में क्या लिखा है? हेलियोट्रोपिज्म लिखा है। क्या लिखा है? हेलियोट्रोपिज्म। ठीक है, अब देखिए ये सूरजमुखी का नाम जो भी लिखा है आप समझते होंगे, जो इसका पौधा होता है, जो इसका फूल होता है ना, ये प्रकाश के साइड क्या करता, मूव करता रहता है ना। जो प्रकाश के साइड उसका पौधा, उसका
फ्रूट जो मूव कर रहा है उसी को क्या कहते हैं, हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। एक होता है जियोट्रोपिज्म, जो पौधे की तरफ मूव करे, जो पौधे की तरफ वृद्धि करे, उसको क्या कहेंगे, जियोट्रोपिज्म। तो पौधे का कौन सा भाग जियोट्रोपिज्म होता है, उसका रूट क्या होता है, जियोट्रोपिज्म होता है। उसका स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट क्या होता है, हेलियोट्रोपिज्म होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो हेलियोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में आप समझ गए होंगे। बाजरा में एक याद रखिएगा, क्या, जर्किंग होता है। क्या होता है, जर्किंग होता है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, हमें लगता है मैं सूरज उसके बारे में नहीं बताया ना, गन्ने के बारे में। एक मिनट देख ले यार, कहीं छोड़ तो नहीं गया। 1 मिनट बेटा, नहीं बताया, नहीं बताया। चलो अभी एक एक करके बता देते हैं यार, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, कैसे छूट गया, हो जाता कभी कभी। ठीक है, चलो गाजर के बारे में देख लेते हैं। फोर्किंग क्या है, फोर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो फोर्किंग क्या होता है, आप गाजर देखे होंगे, ठीक है, कभी मार्केट में खरीदने जाते हो ना, ये आपकी क्या होती है, ऐसे गाजर होती है कि नहीं। तो इसी से एक गाजर ऐसे इसी में अटैच होती है, मतलब उसी के बगल से। जैसे मान लीजिए आप किसी किसी इंसान को देखे होंगे, उनके उंगलियों में एक उंगली और निकली हुई होती है, निकली होती है कि नहीं। वैसे गाजर में जो मेन उसका रूट होता है, उसी से एक दूसरी गाजर निकली होती है। जो ये निकली हुई है इसी को क्या कहते हैं, फोर्किंग। तो फोर्किंग होता क्यों है, कठोर सतह से अगर मृदा, मान लीजिए जहां पे आप सोइंग कर रहे हो, अगर निचली मृदा उसकी कठोर होगी ना, तो इसका रूट डेवलपमेंट कर नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी अपने बगल से निकाल देगी। ठीक है, जब कठोर लेयर नहीं होगी तो ये वृद्धि करता हुआ चला जाएगा, लेकिन अगर यहाँ कठोर लेयर होगी तो अपनी एनर्जी बाहर निकालेगी बगल से। तो बगल से जब निकाल देगी तो फोर्किंग हो जाएगा। समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं। और यहाँ पे लिखा है ब्लांचिंग। ये क्या होता है, देखिए जब टेम्परेचर अधिक होता है, किसका, फूल गोभी की खेती जब करते हैं तो टेम्परेचर जब अधिक हो जाता है, तो टेम्परेचर अधिक होने से हमारा जो कर्ड होता है, जो चीज हम खाते हैं, वो कैसी हो जाती है, येलोइश कलर की हो जाती है। येलोइश कलर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। नीचे वाली पत्तियां तोड़ के ऊपर इसके कर्ड को ढक देते हैं। उसके कर्ड को ढकना क्या कहलाता है, ब्लांचिंग। स्कूपिंग क्या होता है, इसके बारे में समझना। स्कूपिंग होता है इसके कर्ड को अलग करना, ठीक है, उसके स्टेम से कर्ड को, खाने वाले भाग को, उसके फूल को अलग करना क्या कहलाता है, स्कूपिंग कहलाता है। स्कूपिंग प्रोसेस कब करते हैं, सीड प्रोडक्शन में करते हैं। जब आपको मान लीजिए फूल गोभी का सीड प्रोडक्शन करना है तो आपको स्कूपिंग करना पड़ेगा। एक समय बाद इसके फूल को जब आप रिमूव कर दोगे, फिर यहीं से क्या होगा, उसके सीड वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये दोनों चीजें आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। लिख लीजिएगा यार गन्ना, नहीं तो बाद में कहोगे सर जी आप कैसे छोड़ दिए। गन्ना, सुगर केन, एक एक लिख लो फिर बताते हैं। रैतूनिंग, रैतूनिंग, रैपिंग, टाइंग, ठीक है, टाइंग, और लिख लीजिएगा प्रोपिंग, ठीक है, एरोइंग, एरोइंग, ठीक है, अर्थिंग यहां पे भी होता है, अर्थिंग अप, ठीक है, टाइंग हो गया, रेतूनिंग हो गया। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे एरोइंग क्या होता है। ठीक है, देखिए जो गन्ने का पुष्पक्रम होता है उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, एरो कहते हैं। क्या कहते हैं, एरो कहते हैं। एरो के निकलना ही क्या कहलाता है, एरोइंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एरोइंग कहलाता है। ये कब होता है, लगभग 10 से 12 मंथ बाद होता है। किस महीने में होता है, फरवरी मार्च में होता है। ठीक है, एरोइंग कब होगा, फरवरी मार्च में, बुआई के 10 से 12 मंथ बाद। जब एरोइंग हो जाता है तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो गन्ना अच्छा नहीं माना जाता। बात समझ गए कि नहीं। एरोइंग, एरोइंग आप समझ गए होंगे। एरोइंग क्या होता है, उसका जो पुष्प का निकलना होता है। ठीक है, अर्थिंग अप जो होता है, ठीक है, अर्थिंग अप क्या होता है, इसमें भी मेडी चढ़ाई जाती है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, अर्थिंग अप क्या होता है, मेडी चढ़ाना। मेडी कब चढ़ाई जाती है,
जून जुलाई में चढ़ाई जाती है, लिख लीजिएगा। जून जुलाई में चढ़ाई जाती है। पूछा जाता किस विधि से बुआई करने पर मेड़ी चढ़ाई जाती है? जब हम फ्लैट बेड मेथड यूज करते हैं। क्या? फ्लैट, ठीक है, जब फ्लैट बेड मेथड यूज करते हैं, समतल बुआई की विधि यूज करते हैं, जो गांव में देखे होंगे, कुदाल से हल्की हल्की नाली बना ली जाती है, उसमें गन्ने को क्या किया जाता है? प्लांटिंग कर दिया जाता है, उसके बाद पाटा चला के उस नाली को क्या किया जाता है? फिल कर दिया जाता है। अगर इस विधि से गन्ने की बुआई आप करोगे तो वहां पे अर्थिंग करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब गन्ना बड़ा हो जाएगा तो गिरने की समस्या आती है। तो गिरने की समस्या से बचाने के लिए, या वाटर लॉगिंग, जल से मतलब जल जो इकट्ठा होता है उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है? अर्थिंग अप किया जाता है, मेड़ी चढ़ाई जाती है। बात समझ गए कि नहीं? तो इतना आपको सारी चीजें समझ में आ गई। आपसे पूछा जाएगा मेड़ी कब चढ़ाया जाता है, तो आप क्या कहोगे? जून जुलाई में। रेतूनिंग क्या होता है समझिएगा, मतलब मुख्य फसल से, जो हमारी मुख्य फसल है उसी से दूसरी क्रॉप लेना क्या कहलाता है? आपकी रेतूनिंग कहलाती है। जब गन्ने की हमने प्लांटिंग की, प्लांटिंग करने के बाद एक समय ऐसा है उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर उसी से हम दूसरी क्रॉप जो लेते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी रैतूनिंग क्रॉप कहलाती है। रैतूनिंग के लिए कौन सा गन्ना अच्छा माना जाता है? पतला गन्ना अच्छा माना जाता, मोटा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। रैतूनिंग व्यवसायिक रूप से कितनी बार ले सकते हैं? एक बार ले सकते हैं। कितनी बार ले सकते हैं? एक बार ले सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप समझ जाइएगा। चलिए अब देखिए, एक आ गया क्या? टाइम या रैपिंग या प्रोपिंग, इतना टर्म जो आता है इससे समझ लीजिएगा। एक होता हो गया आपका रैपिंग, मतलब रैप कर देना, और टाइम और प्रोपिंग, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, बस तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। पहले हम बताएंगे टाइम के बारे में। किसके? टाइम के बारे में बताएंगे। टाइम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए आप एक सेट यूज करते हो, किसमें? प्लांटिंग में। वहां पे 10-12 गन्ने निकल आते हैं कि नहीं? जब प्लांट की हाइट 2 मीटर से ज्यादा हो जाए, मोर देन 2 मीटर, 2 मीटर से ज्यादा हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? 2-4-5 गन्ने को लेके आपस में बांध देते हैं। बांधने का तरीका क्या होगा? आप किसी रस्सी से, किसी सूत से बांध दोगे। यही चीज क्या होती है? टाइम होती है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो टाइम का प्रोसेस कब किया जाता है? अगस्त में किया जाता है। कब किया जाता है? अगस्त में किया जाता है। बात समझ गए कि नहीं? तो पूछा जाता है टाइम कब करेंगे? जब गन्ना 2 मीटर से ज्यादा का हो जाएगा। किस महीने में करेंगे? अगस्त के महीने में करेंगे। रैप का मतलब क्या होता है? जैसे गन्ना ये है, ठीक है, गन्ना में क्या लगा है? पत्तियां लगी है ना, तो पत्तियों को आपस में लपेट दिया जाता है 2-4-5 गन्नों के लेकर, देखे होंगे आप गांव में। तो इसको क्या कहेंगे? रैपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? रैपिंग। प्रोपिंग क्या होता समझना, एक रो ए हो गया, ठीक है, क्या हो गया? एक रो ए हो गया, दूसरी रो ए हो गई, ठीक है, एक रो ए हो गया, दूसरी रो ए हो गई, इस पे भी गन्ने लगे हैं, इस पे भी गन्ने लगे, इधर का 2 गन्ना ले लिया, इधर का 2 गन्ना ले लिया, उसके ऊपरी पत्तियों को क्या किया? आपस में बांध दिया। तो बांधने से क्या होगा? इधर वाला इसको सहारा देगा, इधर वाला इसको सहारा देगा। इसी को क्या कहेंगे? प्रॉपिंग कहेंगे। बात समझ गए कि नहीं? तीनों का काम एक ही होता है, सहारा देना, ठीक, बस अलग अलग तरीके से दिया जाता। देखिए कभी और याद आगे लिख लो, डी ट्रेसिंग। डी ट्रेसिंग क्या होता है? ठीक है, एक होता है ट्रेस लीव, ठीक है, क्या होता है? ट्रेस लीव, ठीक है। देखिए गन्ना में बहुत सारी पत्तियां लगी होती कि नहीं? तो ऊपर से 8 से 10 पत्तियों को छोड़कर सारी पत्तियों को क्या कहते हैं? ट्रेस लीफ, ठीक है। मान लीजिए सबसे टॉप का लीफ है, यहां से लेके यहां तक 10 पत्तियां अगर मिल गई तो मानेंगे इसके नीचे वाली क्या होती है? ट्रेस लीफ होती है। उनको फील्ड से, शुगर केन से क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 8 से 10 पत्ती मानी जाती है कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से कर देगा। बात समझ गए कि नहीं? बाकी जब 8 से 10 अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर देगा तो बाकी पत्तियों की जरूरत क्या है? उनको फील्ड से हटा दीजिए। क्यों? नहीं तो प्लांट से जुड़ी रहेंगी तो फालतू में पानी यूज करेंगे, फालतू में खाना यूज करेंगे, उससे हमारा शुगर केन की क्वालिटी क्या होगी? पुअर होगी। तो यही चीज किया जाता है, जो ट्रेस लीफ को रिमूव किया जाता है, जो हमारे लिए फायदेमंद पत्तियां नहीं है उनको खेत से हटाना क्या कहलाता है? डी ट्रेसिंग कहलाता है।
इतना आप समझ गए होंगे। चलिए, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके नहीं आए हैं क्योंकि वो सारे क्वेश्चन थे, तो आज हम आपको 20 क्वेश्चन फैक्ट्स दे रहे हैं जो कि आपके जब ऑफलाइन जब पेड कोर्स स्टार्ट होगा वहां पे डेली आपको 20 क्वेश्चन का फैक्ट्स देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। और हम स्क्रीनशॉट लेने भर का मौका देंगे आपको, ये नहीं कि आप अभी से लिखिए। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में जरूर एक आध क्वेश्चन यहां से फंसेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए हम दूसरी स्लाइड कर दे रहे हैं, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट रुक जाइए आप, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट लेने से हो जाएगा आपके पास 20 क्वेश्चन और आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, आप इसको नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। चलिए आगे चलते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बस आप जुड़े रहिए, आपको इतना मजा आएगा ना, आप याद करोगे कि किसी कायदे के इंसान के साथ पाला पड़ा है। चलिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए। इस 20 क्वेश्चन से आपको किसी न किसी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो आज का हमारा लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। तो एक बार फिर आपसे कहेंगे, कोई भी इंक्वायरी हो आप हमारे नंबर पे, जो हमारा नंबर है 70070700, ठीक है, 7007051098, आप इस पे फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अपनी सारी कंफ्यूजन, अपनी सारी इंक्वायरी को आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। तो आपसे एक उम्मीद भी करेंगे कि लास्ट में कमेंट के माध्यम से आप जरूर अपना विचार व्यक्त करिए और अपने दोस्तों के बीच में, अपने कॉलेज के दोस्तों के बीच में, अपने ग्रुप में इस चैनल को इतना धुआंधार से शेयर करिए कि हर बंदा इस चैनल से जुड़ जाए, जिससे कि उसको भी इस माहौल का एंजॉय मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।